हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जिसने भी पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका केवीएस का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो या सी टेट हो। तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दें और उसके बाद में हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है लगभग। यानी कि दूध के दांत गिरने लगते हैं और जो स्थायी दांत होते हैं जो हमारी ज़िंदगी भर चलते हैं, ठीक है, उसकी जो आयु है वो लगभग कितनी होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आने लगते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, बाल्यावस्था की विशेषताएं है। बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 मानसिक विकास, नंबर 2 सामाजिक विकास, नंबर 3 कौतूहल की प्रबलता या फिर ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। मानसिक विकास का होना, सामाजिक विकास और कौतूहल की प्रबलता, ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। शैशवावस्था को आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी किसने कहा है, वैलेंटाइन ने। किसने कहा है दोस्तों, वैलेंटाइन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहे हैं, तो अब अगला क्वेश्चन में ऐसा करते कि ऑप्शन को हम छुपा देंगे। ठीक है, आपको जल्दी से इसका देख करके जवाब देना है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों। चलिए अब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, तो देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवहारिक क्षमताओं में वे सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वे सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं और अभिवृत्ति कहते हैं या अभिक्षमता कहते हैं। तो अब देखिए इसका ऑप्शन में छुपा दिया है, उसको आंसर आपको कमेंट में करना है। जल्दी से बताइए, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़, अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वे सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञान बुद्धि के किस सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान बुद्धि के किस सिद्धांत का हिस्सा है। प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत या गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लोइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। 5वें का आंसर करें। पहला है, दूसरा है, कौन सा है, प्रतिदर्श का सिद्धांत है, समूह कारक का सिद्धांत है, गिलफोर्ड का सिद्धांत है या फ्लोइड या क्रिस्टलाइज का सिद्धांत है। तो देखिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। किसका सिद्धांत है, गिलफोर्ड का सिद्धांत है कि संज्ञान बुद्धि के विकास का सिद्धांत किसका हिस्सा है, गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो नंबर 1 है जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत या सक्रियता का सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जेम्स लैंग का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि जिसे अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, समायोजन कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। ठीक है, तो जल्दी से अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है
मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है क्या? अहंकेंद्रिता सामाजिकृत या सामाजिकृत अहंकेंद्रिता, जीववादी सामाजिकृत या परिपक्व या अपरिपक्व। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, अहंकेंद्रिता सामाजिकृत। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अहंकेंद्रित सामाजिकृत अधिक है। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, यानी कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसमें क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बाल केंद्रित शिक्षा में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ होनी चाहिए, यानी कि जिसमें बच्चे हाथों से कर कर सीखें, ठीक है नहीं, उनका हस्तक्षेप तो जरूरी है। जब तक बच्चे हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा, बच्चे एक कोने में बैठना, ये कोई वो चीज़ नहीं है कि बच्चों को एक कोने में बैठा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि में बुद्धि उच्चरित थी। कौन सी? स्थानिक बुद्धि, संगीत में बुद्धि, या शारीरिक गतिबोधक, या भाषाई बुद्धि। अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे बुद्धि, मतलब हमारी बुद्धि जो होती है कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। किसी की भाषाई बुद्धि हो सकती है, किसी की सांगीतिक बुद्धि हो सकती है, यानी कि अगर रोज़ाना कोई एक गाना गाता है तो उसके अंदर जो प्रवृत्ति है बुद्धि की, जो उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? तो उसके अंदर जो बुद्धि पाई जाएगी वो होगी हमारी संगीत में बुद्धि। तो वही कह रहा है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा, और कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि संगीत में बुद्धि में उच्च स्तरीय थी, यानी कि जो उसकी बुद्धि है वो किस में उच्च स्तरीय है? संगीत में उच्च स्तरीय है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की नहीं है? यानी कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो प्रभावशाली बच्चों की नहीं है, ठीक है, प्रभावशाली बच्चों की नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है उच्चोत्तर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, या उच्च आत्मक क्षमता, या निम्न और औसतीय मानसिक क्रियाएं, या अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान करना। ये पूछ रहा है नहीं वाले क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, ठीक है, उसमें इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, या उच्च आत्मक क्षमताएं, या निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, या फिर अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे दोस्तों नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली की बच्चे उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया होती है, और उच्च आत्म क्षमता उनके अंदर विकसित होती है, पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि अंतर्दृष्टि पूरक समस्याओं का समाधान करना। ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं किसको छोड़कर? सी को छोड़कर, ठीक है। ये नहीं पाया जाता है प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कोलबर्ग के सिद्धांत में के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कई नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रभावित होगा? कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कई नैतिक निर्णय लेते हुए समय व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रभावित होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, और पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज़? अंतर्निहित संभावित दंड। क्या चीज़? अंतर्निहित संभावित दंड। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कई नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रभावित होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, अंतर्निहित संभावित दंड। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है किस पर?
सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, इस पर। या बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर। या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो बल देता है वो देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो अधिगम मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है दोस्तों, हरमन एबिंगहॉस। क्या है, हरमन एबिंगहॉस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या है, कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं, परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं या संगति कहते हैं। तो कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गतिशीलता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।